नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग की एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं और ब्लड रिलेशन में आज हम लोग पजल टेस्ट और कोडेड रिलेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग परीक्षा में आई हुई कई बेहतरीन पजलों को भी हल करेंगे, पजल्स को हल करेंगे और हम देखेंगे कि पजल्स के सवाल कैसे लगते हैं। इससे पहले हम लोग ब्लड रिलेशन में काफ़ी बात कर चुके हैं। एक जो बेसिक क्लास आपको ब्लड रिलेशन की गई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे हम 5 सिंबल्स के आधार पर इस ब्लड रिलेशन को पढ़ते हैं, इस ब्लड रिलेशन को हल करते हैं। और आप लोगों के जो कमेंट दिखे, उन कमेंट्स में उत्साह भी दिखा कि आपको ये मेथड समझ में आया है। हम लोगों ने ट्राइंगल, सर्किल, डबल पैरेलल लाइन, सिंगल पैरेलल लाइन और एक सिंगल आपकी एक लाइन खींची थी। इसमें हम लोगों ने 5 अलग अलग सिंबल को रखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि जो है हमें किसी मेल कैंडिडेट को डिनोट करना है तो हम ट्राइंगल से करेंगे, फीमेल कैंडिडेट को सर्किल से करेंगे, मैरिड लाइफ को हम डबल बॉन्ड से, अगर सेम जनरेशन है तो हम एक सिंगल बॉन्ड से, और अगर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो इसको कहते हैं वन जनरेशन गैप। इस पर हम लोगों ने प्रश्न भी किए, आपने भी प्रश्न किए और उन प्रश्नों में आपको चीजें समझ में भी आई। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो प्रश्न ऐसे हैं जो संकेत करने वाले हैं, जो इशारे करने वाले हैं, ऐसे कई प्रश्नों को मैंने आपको दिया था, मैंने आपको हल भी कराया था, तो वहां पे भी आपकी स्थिति बेहतर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कुछ सवाल होमवर्क में भी दिए थे, जिनको मैं आपको आज लास्ट में हल कराऊंगा, नहीं तो मैं कल के एपिसोड में सबसे पहले हल कराऊंगा, क्योंकि शायद मैंने वो सीट नहीं लगाई है, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आज हम लोग पजल टेस्ट की बात करते हैं। पजल टेस्ट एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन में। जितने भी स्तरीय एग्जाम होते हैं उनमें आपसे पजल्स पूछी जाती हैं। पजल्स को हल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जिस सवाल में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सवाल आपके लिए उतना ही आसान होता है। पजल आपके लिए क्यों आसान होती है? क्योंकि पजल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दी जाती है, लेकिन इंफॉर्मेशन का सिक्वेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है कि हमें 10 लाइनों में इंफॉर्मेशन दी गई हो, लेकिन जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हो, वो इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस हमें सबसे लास्ट में दिया गया हो, सबसे अंतिम लाइन में दी गई हो। हम लोगों ने ऐसा एक सवाल छोटा सा लगाया ही था, जिसमें लिखा था कि मधु प्रिया की दादी है, और वहीं से वो सवाल हल हुआ था, क्योंकि वह लाइन सबसे लास्ट में थी। तो पजल्स आसान होती हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। जिस सवाल में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है वो आपके लिए उतना ही आसान होता है। लेकिन पजल्स की जो जानकारी होती है, जो जानकारी आपकी सवाल लगाने के लिए जरूरी है, वो सीक्वेंस में नहीं होती। तो पजल हल करने का मतलब बेटा ये है कि हम उस सीक्वेंस को हल कर लें। अगर हमने उस सीक्वेंस को हल कर लिया तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोग उसी पैटर्न पर चलते हैं जो हमारे बेसिक्स हैं, और पजल्स में उस पैटर्न को कैसे अप्लाई करना है इसकी बात हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आइए पहली पजल को हम लोग देखते हैं। मैं आपको जो पजल हल करवा रहा हूं, यह सीट भी कल आपको भेज दी गई थी शाम को, आप सभी लोगों के पास ये सीट भी पहुंच चुकी होगी। अब हम लोग इस सवाल को देखें तो पहले से लेकर 5वें तक का जो सवाल है वो हम लोग हल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना फॉन्ट आपको दिख रहा होगा। बाकी सवालों के फॉन्ट थोड़े से बड़े हैं, लेकिन इस सवाल का फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, तो सबको दिख रहा होगा। यहां पे हम लोग हल कर लेते हैं, पहले से लेते हैं। 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 दंपत्ति हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन को हमें निकालना होता है कि 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं टोटल? 6 व्यक्ति हैं। यहाँ पर क्लियर है, 6 व्यक्तियों के परिवार में 2 दंपत्ति हैं। तो 2 दंपत्ति का मतलब बेटा यहाँ पे ये हो गया कि जब हम इस परिवार को करेंगे तो 2 डबल बैंड होंगे। 2 दंपत्ति का मतलब कि 2 मैरिड रिलेशन होंगे। आपको 2 आकृतियां ऐसी दिखेंगी, यहाँ पर ट्राइंगल के साथ मैरिड दिखेंगी। ठीक है। वकील परिवार का मुखिया है और उसके केवल 2 पुत्र हैं, मुकेश और राकेश। तो देखो, वकील परिवार का मुखिया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जो वकील है वो महिला है कि पुरुष है, क्योंकि महिला वकील होगी उसको भी महिला वकील ही कहा जाएगा, और पुरुष होगा उसको भी वकील कहा जाएगा। तो वकील परिवार का मुखिया है, तो जो वकील है वो परिवार का मुखिया है, जो लॉयर है। और यहाँ पर इसके 2 बच्चे हैं लिखा गया है, 2 पुत्र हैं, मुकेश और राकेश, और दोनों अध्यापक हैं। तो यहां से हम लोग एक सिंगल बॉन्ड नीचे लेके आते हैं और हम 2 लोगों को बनाते हैं। एक में हम मुकेश को बनाते हैं, और मुकेश के बाद फिर यहां से सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, और यहां पर हम बनाते हैं कि दूसरा बच्चा उसका कौन सा है, राकेश। तो यहां पे हमने राकेश को बनाया, और दोनों की जो प्रोफेशन है वो क्या है कि दोनों टीचर हैं। तो ये भी अध्यापक है और ये भी अध्यापक है, दोनों टीचर हम लोगों ने यहाँ डिनोट कर दिए। फिर क्या लिखा है? श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। अब गौर से देखो, श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। तो अब देखो वकील बेटा, अब आपसे कहा गया कि 2 दंपत्ति हैं, तो एक वकील तो देखो बेटा ये हो गया है ना।
तो ये वकील हो गया। अब श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। फिर क्या लिखा है, मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है और उसका एक पुत्र है अजय। तो 100% है कि मुकेश से जो विवाहित है पत्नी वो क्या है, डॉक्टर। तो अब यहां पर जो दूसरी महिला है 6 लोगों में, वो दूसरी महिला जो होगी वो क्या होगी, वकील होगी। जैसे कहा गया था कि जो है इस लाइन में क्या लगाया गया कि श्रीमती रीना और उसकी सास वकील है, तो ये निश्चित रूप से कौन होगी, रीना, है ना। और इसकी सास और रीना दोनों वकील हैं, क्योंकि इसकी सास इसी कंडीशन में हो सकती है। मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है और उनका एक पुत्र अजय है, तो इनका एक पुत्र कौन हो गया, यहाँ पे अजय हो गया। तो अजय की स्थिति यहां से नीचे हो जाएगी, ये भी मेल कैंडिडेट है। तो मेरे ख्याल में सारे यहां पे जो है बन गए हैं आपके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से दंपत्ति है, निश्चित रूप से दंपत्ति है। तो सबसे पहले देख लो, यहां पे लिखा है वकील और अध्यापक, ठीक है। तो वकील और अध्यापक निश्चित रूप से दंपत्ति है, क्योंकि यहां पर रीना वकील है और ये राकेश क्या है, टीचर है। तो पहले सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राकेश की पत्नी का पेशा क्या है, जो चीजें कंफर्म नहीं हो रही हैं उनको हमें कंफर्म करने की जरूरत भी नहीं है। राकेश की पत्नी का पेशा क्या है, तो राकेश की पत्नी जो है उसका पेशा क्या है, ये वकील होगी। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो परिवार में देखिए 6 लोगों की जानकारी दी गई है। तो यहां पर 1 2 3, 1 2 3, तीन हो गए। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो यहां पे परिवार में 3 पुरुष सदस्य हैं, ये भी क्लियर हो गया। अजय की ग्रैंड मदर का पेशा क्या है, अब देखो ये अजय है, तो ये अजय की ग्रैंड मदर हो गई, क्योंकि इनके 2 पुत्र थे। तो अजय की ग्रैंड मदर का जो पेशा है वो क्या होगा, वकील होगा। और अजय का पेशा क्या है, यहां पर अजय के पेशे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर है। तो हमें छोटा सा बस एप्लीकेशन करना था और उस छोटे से एप्लीकेशन में हमारा सवाल क्लियर हो जाता। तो अगर हम उस सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देखें, तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आपका होगा वकील और अध्यापक, ए ऑप्शन। दूसरे प्रश्न का उत्तर वकील होगा, तीसरा 3 होगा, चौथे प्रश्न का उत्तर वकील होगा और 5वें प्रश्न का उत्तर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखो, जब कोई सवाल देखने में आपको बड़ा लगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करिए, क्योंकि सवाल जब बड़ा होता है तो इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है और इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो हमें लगाने में आसानी होती है। यूपी ट्रिपल एससी और अन्य कमीशन का एक नेचर रहा है कि एक ही इबारत में 3 सवाल आपसे पूछ लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर 1-2 मिनट का समय लग भी रहा है तो उस 1-2 मिनट के समय में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो बहुत अच्छे से जानकारियों को पढ़ें और अच्छे से जानकारियों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरी पजल की तरफ बढ़ लेते हैं बेटा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलो, अब दूसरी पजल है। 7 खेल हैं, 7 खेलों के नाम दिए गए हैं आपको, ठीक है। और उन खेलों के नाम में थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लूं इसको। आप लोग कमेंट में ये जरूर लिखा करिए कि हमारा जो प्रयास है वो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, इतना लिखने की आपको जरूरत है। इससे टीम को भी मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। चलो, 7 खेल हैं, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम, खो खो और कबड्डी। और 7 व्यक्ति हैं, आ, वा, सा, दा, या, फा और जा, जो कि एक स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य हैं। मतलब 7 लोग इस स्पोर्ट्स क्लब में खेलने जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग खेल खेलता है। पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सदस्य 2 अलग अलग परिवारों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब इन 7 व्यक्तियों में एक फैमिली ट्री नहीं है, 2 फैमिली ट्री है, क्योंकि 2 अलग अलग परिवारों का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, परिवार के एक समूह में एक युगल है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर परिवार के समूह में किसी युगल की बात की जाए तो युगल का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ। वैसे तो युगल का मतलब आप जानते ही होंगे। युगल का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बताने की जरूरत है, बाहर का युगल तो आप जानते हैं, लेकिन परिवार के समूह में अगर एक युगल है तो उसका मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ, जिसके 2 बच्चे हैं। तो अब देखो क्या लिखा है बेटा, आराम से समझो कैसे समझना है इस चीज को। ये सदस्य 2 अलग अलग परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा ये निश्चित हो गया कि इसमें 2 अलग अलग फैमिली हैं। ठीक है, अब एक समूह में एक युगल है जिनके 2 बच्चे हैं। तो अगर हम परिवार के एक समूह को बनाएं, जितनी जगह हमारे पास है हम उतने में इसको यूज कर रहे हैं। तो परिवार के एक समूह में एक युगल है, देखना एक युगल है जिसके 2 बच्चे हैं। अब ये 2 बच्चे हैं, यहां पर हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है,
युगल में 2 बच्चे हैं। एवं परिवार के दूसरे समूह में भाई व बहन है, बहन इकलौती है। अब बताओ, अगर परिवार के दूसरे समूह में केवल भाई और बहन है और बहन इकलौती है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 3 लोग हैं। अब बहन इकलौती है, जैसे यहां पे मैं बना दे रहा हूं, परिवार के दूसरे समूह में केवल भाई और बहन है और बहन इकलौती है। तो अगर बेटा बहन इकलौती होगी तो इसका मतलब भाइयों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब देखो, परिवार के दूसरे समूह में केवल भाई और बहन है और ये बहन क्या है बताओ? इकलौती है। तो इकलौती बहन हो गई, तो भाई कितने हो गए? 2। अब ये 7 लोग हो गए, 4 और 3 7। ठीक है। दा जो शतरंज खेलता है फा का पिता है। अब गौर से देखो, पिता पुत्र का रिलेशन तो इसमें आएगा क्योंकि तो वहां तो भाई बहन है। तो दा जो शतरंज खेलता है, क्या खेलता है? शतरंज। फा का पिता है, तो ये फा हो गया। अब फा मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता, ये क्लियर है। ठीक है, फा का पिता है। कोई महिला क्रिकेट नहीं खेलती है, कंडीशन है, तो इसका मतलब ये क्रिकेट नहीं खेल सकती बेटा, बार्ड हो गया। और ये महिला भी क्रिकेट नहीं खेलेगी, इसके लिए भी ये कंडीशन बार्ड हो गई कि ये क्रिकेट नहीं खेलेगी। चलो ये भी हो गया। फिर लिखा है बा जो कि फुटबॉल खेलता है, फा का भाई है। बा जो कि फुटबॉल खेलता है, तो बा का खेल निश्चित हो गया कि ये क्या खेलता है? फुटबॉल। बा जो कि फुटबॉल खेलता है, किसका भाई है? फा का भाई है। तो फा का भाई है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मेल हो गया। लेकिन फा का जेंडर क्लियर नहीं है, फा का भाई है। या बहन है आ और जाकी, या बहन है आ और जाकी जो क्रमशः बैडमिंटन और कैरम खेलते हैं। अब गौर से देखो, या बहन है आ और जाकी, तो या बहन ये हो गई किसकी? आ की, ये आ हो गया, और जाकी जो क्रमशः, अब क्रमशः लिखा है तो इसका मतलब क्रमशः के बाद जो पहला खेल है वो पहला व्यक्ति खेलता है और जो दूसरा खेल है वो दूसरा व्यक्ति खेलता है। तो लिखा है आ बहन है आ और जाकी जो क्रमशः बैडमिंटन और कैरम खेलते हैं, तो इसका मतलब ये आ क्या खेलता है बताओ? बैडमिंटन खेलता है। और जा क्या खेलता है बताओ? कैरम खेलता है ना? तो क्या लिखा था? या बहन है आ और जाकी जो क्रमशः बैडमिंटन और कैरम खेलते हैं। ठीक है। जो बहन है वो खो खो नहीं खेलती है। अब देखो एक और कंडीशन, क्रिकेट तो ये पहले से ही नहीं खेलती थी, अब इसको ये खो खो भी नहीं खेल सकती, मतलब ये 2 खेल नहीं खेलेगी। ठीक है। हाँ, सा के 2 पुत्रों में एक बच्चा फुटबॉल खेलता है। तो देखो ये फुटबॉल बा खेल रहा है, मतलब 2 पुत्रों में एक खेल रहा है, तो ये भी यहां से क्लियर हो गया कि ये भी क्या होगा? पुत्र होगा, फा। और ये सा होगी। सा के 2 पुत्रों में एक बच्चा क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। अब यहां पर हमने पूरा देखो, चारों लोग वो हो गए, दा सा फा और बा, और ये तीनों लोग हो गए आ या और जा। अब हमें केवल खेल जो है वो करने हैं, सबको खेल देने हैं। गौर से देखो कितने खेल कंफर्म हो चुके हैं। ये शतरंज खेल रहा है, कंफर्म है। ये फुटबॉल खेल रहा है, ये कंफर्म है, इस 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बैडमिंटन खेल रहा है, ये तीसरा कंफर्म है। चौथा ये कैरम खेल रहा है, ये कंफर्म है। अब 4 खेल हो गए, गौर से देखना। अब 5वां और 6वां ये खेल नहीं सकती क्योंकि यहां पे कंडीशन है। तो 4 लोग तो अपना अपना खेल खेल रहे हैं, 5वां 6वां ये खेल नहीं सकती, तो 7 खेल है ना, तो इसके लिए अब एक ही खेल बचेगा, क्या? कबड्डी। क्या बचेगा? कबड्डी। तो इसका मतलब ये जो खेल खेलेगी, ये कौन सा खेल खेलेगी बताओ? ये खेलेगी कबड्डी। क्लियर हो गया? अब इनका खेल क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ? 4 लोग अपना अपना खेल रहे हैं, 4 और 2 6, 2 ये खेल नहीं सकती, तो इनके लिए एक ही खेल बचा 7वां, तो एक कबड्डी खेलेंगी। तो अब 5 खेल कंफर्म हो गए, है ना? या कबड्डी खेलेंगी। फिर लिखा है, अब देखो 5 कंफर्म हो गए, 6वां एक क्रिकेट खेल नहीं सकती, है ना, क्योंकि लिखा है। तो अब इनके लिए एक ही खेल बचा, क्या? खो खो। ये खो खो खेलेंगे। भाई 6वां क्रिकेट है, 5 लोग अपना खेल रहे हैं, 6वां ही क्रिकेट खेल नहीं सकती, तो इनके लिए 7वां क्या बचा? खो खो। अब एक ही व्यक्ति बचा है और एक ही खेल बचा है, फा। तो फा क्या खेलेगा बताओ? क्रिकेट खेलेगा। ये जुगनू कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फा क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। अब हमें यहां पे अगर सभी प्रश्नों के उत्तर देना हो बेटा, तो मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। पहला सवाल था, युगल में पत्नी कौन सा खेल खेलती है? तो युगल में पत्नी कौन सा खेल खेल रही है बेटा? खो खो। तो पहला उत्तर आपका होगा बी ऑप्शन, खो खो। ठीक है। दूसरा, समूह में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो देखो 2 यहां पे हैं, एक और एक 2, और 3 यहां पर हैं, तो तीनों 2 कितने हो गए? 5।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समूह में कितने पुरुष सदस्य हैं? 5 हैं। तीसरा, निम्न में से कौन सा जोड़ा एक युगल है? तो सा और दा, या दा और सा। तो सा और दा का जो जोड़ा है वो एक युगल है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सा और दा। चौथा, फा क्या खेलता है? तो फा कौन सा खेल खेलता है बेटा? तो ये देखो, फा कौन सा खेल खेल रहा है? तो ये क्रिकेट खेल रहा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रिकेट। क्लियर? फा का बा से क्या संबंध है? तो अब फा के ऊपर का आया है, इसलिए उत्तर क्या होगा? फा होगा। फा का बा से क्या संबंध है? तो फा बा का क्या है? भाई है, तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा बेटा सवाल सबको, है ना? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? और एक बार जितने सवाल मैं आपको पजल्स करवा रहा हूं शांति से, उनको आप एक बार घर में भी खुद से करिए, है ना? एक बार सीट आपके पास है, उसी सीट पर लगाइए, क्योंकि एक बार अगर आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया कि आप इन सवालों को हल कर रहे हैं, तो फिर कुलिया की कोई ताकत आपको पजल हल करने से रोक नहीं सकती, है ना? और इससे कठिन पजल आपको आएगी भी नहीं, आप ये भी जान लीजिए, है ना? तो एक बेहतरीन प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली पजल है आपकी बेटा, चलो दिख रहा है सबको? चलो दिख रहा है। हाँ, ये पजल है जिसमें लिखा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू और आर एस टी यू, जिनमें 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। कुछ बेसिक जानकारी को ऐसे भी निकाल लिया करिए। 3 पुरुष हैं, इसका मतलब है 3 ट्राइंगल होंगे, और 3 महिलाएं हैं, इसका मतलब 3 सर्किल होंगे। एक दिमाग में परसेप्शन हमारे सेट हो जाता है कि इसी प्रकार से इसका उत्तर आएगा, इसी प्रकार से फिगर हमें दिखेगा। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, अब मान इसका मतलब है परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो 2 डबल बॉन्ड आएंगे, तो इसको भी दिमाग में रख लीजिए। 2 व्यक्ति अविवाहित हैं, जाहिर सी बात है कि 6 में से अगर 2 विवाहित जोड़े हैं तो 4 विवाहित हो गए और 2 व्यक्ति अविवाहित हो गए। उनमें से प्रत्येक अलग अलग अखबार पढ़ते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए, देखिए पजल का गेम समझिए, मनोवैज्ञानिक दबाव है। अब अखबारों के नाम दिए गए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस हेराल्ड, नवभारत टाइम्स। एक ही अखबार है, अलग अलग नहीं है, बिजनेस हेराल्ड, है ना? नवभारत टाइम्स, द ट्रिब्यूनल। अब यहां तक तो सवाल है ही नहीं, यहां तक तो इंफॉर्मेशन ही है। अब सवाल बेसिकली शुरू हुआ रहा है यहां से। टी जो कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, पी की सास है। गौर से देखो, यहां बनाते हैं जगह है। टी जो कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, वो पी की सास है। ये पी की सास बेटा कब हो सकती है? जब टी विवाहित हो किसी से, और वहां से इसका एक पुत्र हो, और उस पुत्र की जो पत्नी हो वो कौन हो? पी हो। सास होना क्या होता है आप समझते हैं, मतलब टी के पुत्र की पत्नी पी होगी, तभी पी के लिए टी सास होगी, है ना? तो क्या लिखा है? टी जो कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, पी की सास है। तो भाई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, कंफर्म है पेपर, तो इसको इसका पेपर दे दीजिए कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, ये अपना पेपर लेके पढ़ें, हमें कौन दिक्कत है? ठीक है, फिर क्या लिखा है? हाँ, पढ़ती है, पी की सास है। फिर लिखा है पी आर की पत्नी है। अब ये भी क्लियर हो गया कि पी आर की पत्नी है, इसका मतलब इनका पुत्र आर है, ये भी क्लियर है। फिर क्या लिखा है? एस यू का पिता है तथा वो टाइम्स ऑफ इंडिया तथा द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ता। अब इस इंफॉर्मेशन को अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे कंफर्म नहीं होता। तो क्या लिखा है? एस पिता है, यहां ले लिया, किसका पिता है? यू का। एस यू का पिता है, तो एस का जेंडर क्लियर है। और ये 2 पेपर नहीं पढ़ सकता, कौन कौन सा? ये टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ सकता और द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ सकता। समझ लीजिएगा, एस यू का पिता है जो टाइम्स ऑफ इंडिया द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ता है, ठीक है? क्यू नवभारत टाइम्स पढ़ती है और वो यू की बहन है। क्या लिखा है? क्यू नवभारत टाइम्स पढ़ती है, मैं इसको थोड़ा हटाऊं ताकि आप देखें। क्यू नवभारत टाइम्स पढ़ती है और वह यू की बहन है। तो देखो, यू की बहन है कौन? क्यू। तो क्यू बहन है यू की, और ये क्या पढ़ती है? नवभारत टाइम्स पढ़ती है। एनबीटी हम लोगों ने इसको दे दिया। हाँ, क्यू अब देखिए पूरा पढ़िए। क्यू नवभारत टाइम्स पढ़ती और वो यू की बहन है जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। पढ़ता है इसका मतलब ये मेल हो गया। क्यू यू की बहन है जो नवभारत टाइम्स पढ़ती है, और यू क्या पढ़ता है? क्या दिखा है? हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, तो यू क्या हो गया? मेल हो गया। तो ये कौन सा पेपर पढ़ रहा है बेटा?
एच टाइम्स पड़ रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स पड़ रहा है। क्लियर हो गया। अब देखो बेसिक कॉमन सेंस है, 4 लोग यहां हैं और 3 लोग यहां हैं, कितने हो गए 7, और टोटल लोग कितने थे 6 थे। तो इसका मतलब ये हो गया 100% कि यहां पे और यहां पे एक व्यक्ति कॉमन है जो इससे जुड़ जाएगा। अब क्या लिखा है, आर द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ता तथा वह क्यू का भाई है। अब देखो आर किसका भाई है, क्यू का। अब अगर आर यहां पर बेटा क्यू का भाई होता है तो फिर वो यू का भी भाई होगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो आर क्यू का भाई है, ठीक है, और क्यू किसकी बहन है, यू की। तो इसका मतलब यहां पर यू का भी आना था, ये यू आएगा, ठीक है। अब क्यू पहले से कौन सा पेपर पढ़ रही थी, एनबीटी, तो क्यू का पेपर एनबीटी हो गया, ठीक है। और यू कौन सा पेपर पढ़ रहा था पहले से, यू पढ़ रहा था हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स हो गया और ये मिलन भी हो गया। और क्यू और यू के जो पिता हैं एस, वो इन तीनों के पिता हो जाएंगे, तो ये एस हो गया। एस के साथ कंडीशन है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ रहे हैं। आर के बारे में भी जानकारी है, आर द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ता है, आर भी एक पेपर नहीं पढ़ सकते, कौन से, द ट्रिब्यूनल को ये नहीं पढ़ सकते। सब लोग बन गए। अब हमें केवल पेपर अलॉट करना है। आइए पेपर अलॉट करते हैं। कितने पेपर पहले कंफर्म है ये देख लो। देखो आसान है, एक पेपर ये अपना पढ़ रही है इंडियन एक्सप्रेस, इनको दे दो। हिंदुस्तान टाइम्स यू पढ़ रहे हैं, इनको दे दो दूसरा। एनबीटी क्यू पढ़ रही हैं, इनको तीसरा दे दिया। चौथा और पांचवा पिताजी पढ़ नहीं सकते, टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूनल। अब एक ही पेपर पापा के लिए बचा है, बिजनेस हेराल्ड। कौन सा बचा है, बिजनेस हेराल्ड। तो पिताजी तो पढ़ लेंगे बिजनेस हेराल्ड, ठीक है। तो ये कौन सा पेपर हो गया, चौथा। अब 4 लोग अपना अपना पढ़ रहे हैं। अब पांचवा पेपर द ट्रिब्यूनल, ये पढ़ नहीं सकते। अगर बेटा ये द ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ सकते हैं तो इनके लिए कौन सा पेपर बचा है बताइए, टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यूनल, 2 ही पेपर बचे हैं। द ट्रिब्यूनल ये पढ़ नहीं सकते, तो ये कौन सा पेपर पढ़ेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो अब एक व्यक्ति है, एक पेपर है, तो ये क्या पढ़ेंगी, द ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे। बन गया। हो सकता है बहुत साफ ना दिख रहा हो, लेकिन समझ में आपको आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। क्लियर है। हाँ। पहला प्रश्न, टी के कितने पुत्र हैं, तो ये टी है, टी के कितने पुत्र हैं, 2। कौन कौन से, आर और यू, ठीक है। तो टी के 2 पुत्र हैं, कौन कौन है बताओ, एक आर है और दूसरा यू। चलो, टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है, इसको होना चाहिए पढ़ता है या तो पढ़ती है, ऐसे ही पूछा जाता है, गलत लिखा है, ऐसे कभी नहीं पूछा जाता। टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है या तो पढ़ती है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया बेसिकली, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया आर पढ़ता है। कौन पढ़ता है, आर। हो गया। भले आर आया है लेकिन ये हमेशा लिखा रहता है कौन पढ़ता है, पढ़ती है। पी कौन सा पेपर पढ़ता है, यहां पे भी पढ़ता है और पढ़ती है होनी चाहिए, ठीक है, पढ़ती है या पढ़ता है। तो पी के लिए कौन सा पेपर है, द ट्रिब्यूनल, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, द ट्रिब्यूनल। चलो, यू का टी से क्या संबंध है, तो ये यू है, इसके नाम पे का आया है, और ये टी है, तो यू टी के लिए क्या है, पुत्र है, तो यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा, पुत्र। और निम्न में से कौन विवाहित जोड़ा है, 2 जोड़े विवाहित हैं, या तो एस और टी हो या तो आर और पी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में है आपका सी ऑप्शन में एस और टी, तो एस और टी विवाहित जोड़ा है, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बेटा बात, है ना, बिल्कुल क्लियर है। देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूं, जिसको मैं कल की क्लास में हल कराऊंगा आपको, फिर मैं कोडेड रिलेशन या मैं जब लाइव डाउट सेशन लूंगा तब हल कराऊंगा। यह सवाल आपको सीट में भी मिला है, इसका उत्तर आप मुझे यही कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, जो 8वां सवाल है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आप लोग मुझे कर दें जल्दी से, इस 8वें सवाल का उत्तर कर दें, तो फिर हम लोग इसको, मैं समझ लूं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है। इसका उत्तर जरूर करिएगा, सही करिएगा, गलत करिएगा, जो भी समझ में आए जरूर करिएगा, उत्तर करिएगा, ठीक है। हाँ, इसके उत्तर से मुझे क्लियर होगा कि बेसिकली आपको करना क्या है, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, एक प्रश्न और करते हैं, पजल आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर कोडेड रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे। कभी भी क्लास बेटा समय ऐसा मत, देखिए ये रिकॉर्डिंग क्लास है,
रिकॉर्डिंग का 30 मिनट लाइव के 60 मिनट के बराबर होता है। तो इस समय आप सब अच्छी कक्षाएं पढ़ रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल मत ये सोचा करिए कि कितना टाइम की छोटी क्लास है कि बड़ी क्लास है, नहीं। मैं एक क्लास में एक टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करता हूं जिससे कि ज्यादा ना हो, तो रिलैक्स रहिए इसके लिए, ठीक है। चलो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। मैं 2 मिनट का समय पहले आप लोगों को दूंगा कि आप लोग इस सवाल को मेरे ही सामने लगा के कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, जल्दी से करें। हाँ, जल्दी से करें उत्तर। फिर मैं करता हूं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। आप यहां से वीडियो को पॉज कर दें, पहले उत्तर देखिएगा फिर सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। वीडियो को पॉज कर दें, पहले आप अपना सवाल लगाइए फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ताकि आपको लगे कि आप सही कर रहे हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, जो अलग अलग कार्य करते हैं। ये कार्य इस प्रकार है। अब देखो 6 सदस्य हैं, 6 कार्य दिए गए, मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, वकील, जौहरी, डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर एफ का दादा है। देखो, जो व्यक्ति डॉक्टर है वो किसका दादा है? एफ का। दादा मतलब 3 पीढ़ी। इसका मतलब जो व्यक्ति डॉक्टर है वो किसी से विवाहित होगा, यहां से इसका पुत्र होगा, उसकी पत्नी होगी, और यहां से फिर कौन होगा? एफ होगा, ठीक है। तभी जो डॉक्टर है वो दादा है किसका? एफ का। अब एफ पोती है कि पोता ही क्लियर नहीं है, फैमिली ट्री कुछ ऐसा ही बनेगा। 6 सदस्य आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ABCD एफ। अब आगे देखते हैं, ठीक है। लिखा है डॉक्टर एफ का दादा है, जहां एफ एक मनोवैज्ञानिक है, तो एफ सबसे नीचे वाली पीढ़ी में होगा, और एफ क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक हो गया। समझो। फिर क्या लिखा है? डी ए के साथ विवाहित है, जौहरी सी वकील ई के साथ विवाहित है। देखो क्या लिखा है, जौहरी सी वकील ई के साथ विवाहित है, एफ और बी की मां ई है। तो गौर से देखो, अब देखो यहां पे क्या है, प्रबंधक जो डी है वो ए के साथ विवाहित है, तो प्रबंधक ए के साथ विवाहित है, और जो ये वाला जोड़ा है वो वकील और जौहरी का है। तो ये वाला जोड़ा, ऊपर वाला जोड़ा, ये नहीं हो सकता कि जौहरी और वकील का, क्योंकि ऊपर वाले में एक डॉक्टर है। तो ऊपर वाला जोड़ा 100% ये है प्रबंधक वाला, है ना। तो प्रबंधक जो है वो डी है, वो ए के साथ विवाहित है, तो इसका मतलब ए डॉक्टर है, और जो डी है वो क्या है बताओ? प्रबंधक है। ये आपस में विभाजित हो गए। फिर अब नीचे वाला जोड़ा ले लीजिए, क्योंकि इसमें दोनों के प्रोफेशन दिए गए हैं। जौहरी सी वकील ई के साथ विवाहित है, और एफ और बी की मां ई है, इसका मतलब ई महिला है। एफ और ई की मां ई है, ई महिला है, और जौहरी सी वकील ई के साथ विवाहित, तो ये क्या है? वकील है। इसका मतलब है जो पुरुष है ये वाला, वो पुरुष क्या है बताओ? हाँ, ये क्या है बताओ? जौहरी है, और ये कौन है बताओ? सी है। हो गया। अब एफ और बी की मां ई है, तो एफ और बी की मां ई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे देखो, डॉक्टर हो गया, प्रबंधक हो गया, वकील हो गया, जौहरी हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, तो छठवां जो प्रोफेशन था वो इंजीनियर होगा, तो बी क्या होगा? इंजीनियर होगा। लेकिन यहां पर बेटा एफ और बी के जेंडर क्लियर नहीं है, और अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो जबरदस्ती आपको जेंडर क्लियर करना भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे जो सवाल पूछे गए हो उनमें आपसे जेंडर नहीं पूछा गया हो। तो लिखा है बी का व्यवसाय क्या है? तो देखो, बी का व्यवसाय इंजीनियर है। अगर वो महिला होगी तब भी इंजीनियर होगा, फीमेल, और अगर वो मेल होगा तब भी इंजीनियर होगा। हमें भी जरूरत नहीं है कि हम उसका प्रोफेशन क्लियर करें। फिर लिखा है बी का ए से क्या संबंध है? तो बी का ए से संबंध निकालना। नहीं बेटा, ये गलत लिखा है, इसको होना चाहिए। अब कोई हमें एक मान लें आपकी सीट में गया होगा, बी का ए से संबंध, तो अगर हम बी का संबंध कहें तो बेसिकली बी के ऊपर का आया है, तो बी क्या होगा? नहीं, बी से ए का संबंध ले लीजिए, क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है और चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पे सवाल में थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है। हाँ, यहां पे होना चाहिए बी से ए का। बी से ए का क्या संबंध है? क्योंकि बी का तो जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन ए का जेंडर क्लियर है, तो ए क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर बी का पूछता तो एक ऑप्शन जरूर देता, निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा। बताएं, क्लियर है?
अब मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक बार उस होमवर्क की तरफ ध्यान दे लेते हैं कि मैंने होमवर्क में आपको सवाल दिया था। तो बाकी सवाल तो बेसिक ही थे, एक सवाल थोड़ा सा ठीक था, आप लोगों के उत्तर भी आए हैं, एक बार आप उसको भी चेक कर लीजिए अगर किसी को कोई डाउट हो। एक मैंने अच्छा सवाल आपको ये दिया था कि जो सुधाकर है वो सुधा का पति है ना। इस सवाल को देख लेते हैं। लगा तो आप सब लोगों ने लिया है इसको, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेता हूं मैं अपने हिसाब से कि क्या सवाल था। कुछ बच्चों के उत्तर गलत आए हैं, तो इसका मतलब है कि जिनके उत्तर गलत आए हैं उनको इसको समझने में दिक्कत हुई है, तभी उत्तर गलत आए। देखो, जब कभी कभी क्या होता है कि एक ही तरीके के नाम देके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। जैसे लिखा है सुधाकर सुधा का पति है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो, पति पत्नी का रिश्ता है, तो हमें सबसे पहले तो हमें आराम से इसको बनाना है। परीक्षा में हम ऐसे में गलती करते हैं, तो आप आराम से लिखते चलिए। जैसे हमने कहा सुधाकर, तो सुधाकर सुधा का पति है, तो हमने यहाँ पे सुधा लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है? सुधाकर सुमेधा के नाना है। सुधाकर किसके नाना है? सुमेधा के। अब यहाँ पर एक गलती है कि हमें इस फैमिली ट्री को थोड़ा सा ऊपर से बनाना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये सुधा हो गई, है ना, और ये सुधाकर हो गया, ठीक है। अब सुधाकर सुमेधा के नाना है, ठीक है, ये लिखा है। तो सुधाकर सुमेधा के नाना कब हो सकते हैं? जब सुमेधा की जो लड़की है, सुधाकर की जो लड़की है, उनकी लड़की सुमेधा हो, तो ये सुमेधा है ना। सुधाकर की बेटी की बेटी, ये कौन होगी? सुमेधा होगी। तभी सुधाकर सुमेधा के नाना होंगे। सुधा सोमेश की दादी है। जो सुधा है सोमेश की दादी, इसका मतलब सुधा का जो पुत्र है, उसका जो पुत्र है बेटा, वो सोमेश है। ये कौन होगा? सोमेश होगा, क्योंकि दादी का जो रिश्ता है वो इधर से जाएगा और नाना वाला जो रिश्ता है वो इधर से जाएगा, है ना। ये पुत्र की बात है, वो पुत्री की बात है। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता है। अब देखो, सुमेधा के माता पिता कौन है? राकेश और रितिका। तो इसका मतलब है ये जिससे विवाहित है, ये कौन है बताओ बेटा? राकेश है, ठीक है। और बताओ ये कौन है? बताओ, रितिका है। क्लियर है? फिर लिखा है, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। तो ये देखो, जो सोमेश है ये रोमा और रोमेश का बेटा है। ये रोमेश हो गया, रोमेश और रोमा का बेटा है, ठीक है। तो रमेश और रितिका के बीच में क्या संबंध है? अब रमेश और रितिका के बीच का संबंध आपसे पूछा गया है, तो यहां पर ऐसे देख लीजिए कि रमेश, हाँ रमेश नहीं होगा, रमेश तो है नहीं, रोमेश होगा। ये रोमेश है और ये रितिका है ना। तो रोमेश और रितिका के बीच का संबंध होगा। देखो, ये इसकी क्या है? पुत्री है, इसका पुत्र है, तो ये आपस में क्या होगा? भाई बहन हो गए। तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाई बहन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाई बहन। क्लियर हो गई बात? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के उत्तर सही भी थे, कुछ लोगों के उत्तर गलत थे, तो आराम से पढ़ना है, ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसमें मैंने जो 2 सवाल आपको दिए थे, वो सवाल बहुत ही आसान थे, मेरे ख्याल में वो आपने कर लिए होंगे। जैसे एक सवाल मैंने शायद होमवर्क में आपको ये दिया था, हाँ एक सवाल मैंने दिया था बेटा, ये भी हो गया था। हाँ, एक सवाल मैंने ये सेलिस वाला आपको दे दिया था। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सेलिस ने कहा, हाँ एक महिला की ओर इशारा करते हुए सेलिस ने कहा, वह मेरी मां। तो देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सेलिस क्या कह रहा है? तो कौन कह रहा है? सेलिस। तो मैंने कहा था जो कह रहा है उसको सबसे पहले बनाइए। सेलिस कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रहा है? वह मेरी मां, ये मेरी मां। क्लियर? की मां की बेटी, तो इस मां की जो बेटी होगी वो इसकी बहन होगी। वह मेरी मां की बेटी के पिता। अब मां की बेटी मतलब इन दोनों के जो पिता होंगे वो इसके पति होंगे, है ना। वह मेरी मां की बेटी के पिता मतलब इसके पति, पिता की मां। अब पिता की मां, तो पिता की मां ऊपर होगी, की मां की बेटी है, यहां पे की छूटा है, पिता की मां की बेटी है, तो पिता की मां की बेटी मतलब ये हो गई। क्या कहा? वह मेरी मां की बेटी के पिता की मां की बेटी है, मतलब पापा की बहन, ठीक है।
वह महिला शैलेश से किस प्रकार संबंधित है? ये शैलेश की माँ है और ये पापा हैं, तो वह महिला शैलेश से संबंधित होगी बुआ के रूप में। तो इसका उत्तर क्या होगा? बुआ होगा। तो ये आज का एक एपिसोड था। आपको उम्मीद है कि इन सवालों को आपने भी लगाया होगा, सही रहे होंगे। और ये सभी जो है आपको एपिसोड रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से दिए जा रहे हैं। इसको खूब सब्सक्राइब करिए और इसको लोगों तक भी पहुंचाइए बेटा, क्योंकि बाकी लोगों को भी फ्री एजुकेशन मिल सके। मेरा उद्देश्य है कि मैं फ्री एजुकेशन सब तक पहुंचाऊं। जो बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं, वो उद्देश्य है मेरा। और जब आपके पास क्लास आई होगी तो देखिए उसमें ऊपर जब क्लास आया होगा तो एक टेलीग्राम लिंक होगा। सारी सीट, सारा मटेरियल आपको उसी टेलीग्राम से मिलता है। कल इसका लास्ट एपिसोड हम लोग कोडेड रिलेशन करेंगे, ठीक है। कोडेड रिलेशन महत्वपूर्ण एपिसोड है और आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। फिर उसी टेलीग्राम पे मैं इसका लाइव डाउट सेशन लूंगा, है ना। और मैं हमेशा कहता हूं कि समय में लगभग दुगना समय होता है रिकॉर्डिंग का, तो रिकॉर्डिंग वाली जो क्लास है वो लाइव के दुगने के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिर एक अगली कोडेड रिलेशन की क्लास के साथ जल्दी आपसे मिलूंगा। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार।